गाइस, आज जिस एनिमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो IMDb में टॉप 4 हाईएस्ट रेटेड एनिमे मूवीज में आती है और दुनिया की 8th सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी है। इस मूवी का नाम है प्रिंसेस मोनोके, जिसे जापानीज में मोनोके हाइम नाम से जाना जाता है, जो कि एक हिस्टोरिकल एडवेंचरस एक्शन फैंटेसी है। गाइस, ये फिल्म 1997 में आई थी, बट स्टिल इसके एनिमेशंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से आप लास्ट तक स्क्रीन से चिपके रहोगे। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है हायाओ मियाजाकी ने और इसे एनिमेट किया है वर्ल्ड फेमस स्टूडियो घिबली ने। अब गाइस, ये एनिमे इतनी लेजेंडरी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन को भी मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा। इसकी कहानी के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो ये एक एंशिएंट टाइम पे बेस्ड है, जहां हमें एक प्रिंस की जर्नी को बताया गया है, जो कि अपने एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए फॉरेस्ट गॉड्स की तलाश में निकल पड़ता है। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस श्रापित एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी हीरन, जिसका नाम याकुल होता है, उसमें बैठ के घबराते हुए जंगल की तरफ जा रहा होता है। गाइस, इस लड़के का नाम आकिताका होता है। आकिताका अमीशी विलेज का प्रिंस था और यही हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। तभी रास्ते में आकिताका को अपने अमीशी विलेज की कुछ लड़कियां मिलती है, जो उससे बताती है कि जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन के आशिताका उस जंगल को इंस्पेक्ट करने एक वॉच टावर में जाके चढ़ जाता है। उस वॉच टावर में ऑलरेडी उसी के विलेज का एक बूढ़ा आदमी जंगल पे नजर बनाए रखे था। इस आदमी का नाम जी था। जी आकिताका को बताता है कि जंगल में जो भी है वो इंसान नहीं है। तभी जंगल से एक बहुत बड़ा क्रिएचर आके उनकी तरफ अटैक कर देता है। गाइस, ये क्रिएचर अंदर से एक बोअर यानी कि सुअर था, जिसके ऊपर अजीब से ढेर सारे वॉर्म्स लगे हुए थे। ये वॉर्म्स बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे। आकिताका किसी तरह अपनी हीरन और जी को उस क्रिएचर के अटैक से बचाता है। इसके बाद वो क्रिएचर आकिताका के विलेज की तरफ भागने लगता है, तो आकिताका भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। जी पीछे से चिल्ला के आकिताका को वार्न करता है कि ध्यान रखना वो डीमन तुम्हें छू ना पाए। उधर वो सुअर विलेज की उन लड़कियों की तरफ भागता है, तो उन्हें बचाने के लिए आकिताका अपने तीर से उस सुअर की एक आंख फोड़ देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके वो क्रीपी से वॉर्म्स आकिताका के हाथ को दबोच लेते हैं। तभी आकिताका इसी बीच उस क्रिएचर की दूसरी आंख भी फोड़ देता है, जिससे वो सुअर मर जाता है और उस पे लगे सारे वॉर्म्स गलने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे उस विलेज की एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे सभी वाइस वुमेन कह के बुलाते थे। वाइस वुमेन उस सुअर की बॉडी के सामने अपना सर झुका के प्रे करते हुए कहती है कि हे नफरत के देवता, कृपा करके अपना गुस्सा हमारे इस गाँव में ना बरसाएं। तभी वो सुअर मरते हुए उन्हें श्राप देता है कि जल्दी तुम सब पे मेरी नफरत बरसेगी और तुम सब भी ठीक ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़पा हूँ। इसके बाद उसके भी बॉडी पूरी तरह से गल जाती है। गाइस, वाइस वुमेन काइंड ऑफ फॉर्च्यून टेलर थी। उससे अपने स्टोन से पता चलता है कि जिस सुअर ने उन पर हमला करा था वो असल में एक गॉड था, जो कि बहुत दूर पश्चिम दिशा से आया था। उसे पॉइजन और नफरत की आग ने डीमन बना दिया था। और दोस्तों, जिस जगह आकिताका के हाथ में उस डीमन के वॉर्म्स ने दबोचा था, उधर आकिताका के अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था। वाइस वुमेन आकिताका को बताती है कि जल्दी इस हाथ का इन्फेक्शन आकिताका की पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिसकी दर्द से तड़प तड़प के वो मर जाएगा। ये एक कर्स यानी श्राप है जो उसे बोर गॉड ने दिया है। ये सुन के विलेज के सभी एल्डर घबरा जाते हैं और वाइस वुमेन से पूछते हैं कि क्या इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें वाइस वुमेन उन्हें एक आयरन बॉल दिखाते हुए कहती है कि ये आयरन बॉल वाइस वुमेन को सुअर की बॉडी में मिली, जो कि बहुत अंदर तक जा घुसी थी। किसी ह्यूमन ने इस बोर गॉड के साथ ऐसा करा होगा। सुअर की तड़प असहनीय थी। इस आयरन बॉल ने और नफरत की भावना ने बोर को एक गॉड से एक डीमन बना दिया। वाइस वुमेन आकिताका को कहती है कि पश्चिम दिशा में जहाँ से ये बोर आया था, शायद वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आकिताका वहाँ जाके पता लगाए, क्या पता आकिताका को वहाँ अपने श्राप से मुक्ति पाने का भी कोई हल मिल जाए। ये सब सुन के एक एल्डर कहता है कि हम आखिरी अमीशी हैं। 500 साल पहले एक एम्परर ने हमारी ट्राइब पूरी तरह से खत्म कर दी थी, पर फिर भी किसी तरह कुछ लोग सरवाइव किए। पर टाइम के साथ हमारी ट्राइब धीरे धीरे और कमजोर होती गई। अब हमारे आखिरी प्रिंस को भी अपने बाल काट के ये विलेज हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे गॉड्स हमारी हालत पे हंस रहे हों। ये सुन के आकिताका अपने हेयर कट कर देता है। वाइस वुमेन आकिताका को कहती है कि अब चाहे आकिताका का जो भी फेट हो, पर उनकी ट्राइब के लॉ और कल्चर के हिसाब से आकिताका उनके लिए हमेशा के लिए मर चुका है। तो फिर आकिताका अपनी जर्नी पे अपनी हीरन याकुल के साथ निकल पड़ता है। आकिताका को विलेज छोड़ता जाता देख जिस लड़की की आकिताका ने बोर डीमन से जान बचाई थी, वो आकिताका को अपना क्रिस्टल डैगर देती है और कहती है कि ये तुम्हें मुझे कभी भूलने नहीं देगा और साथ ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर आकिताका विलेज छोड़ के पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ता है। बहुत ट्रैवल करने के बाद वो एक गाँव पहुँचता है, जहाँ पे कुछ समुराय थग्स उन गाँव के लोगों पे हमला कर रहे थे। आकिताका उन गाँव वालों को बचाने के लिए अपना तीर उन समुराय थग्स पे चलाता है, पर तीर छोड़ती बार आकिताका के कर्स्ड हाथ में कुछ मूवमेंट्स होने लगती है, जिससे आकिताका के उस हाथ में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ आ जाती है और उसके तीर एक समुराय पे छोड़ते ही उस समुराय के दोनों हाथ सीधा जाके कट के अलग हो जाते हैं। ये देखे आकिताका और बाकी सभी हैरान रह जाते हैं। बाकी सभी समुराय थग्स भी आकिताका पे अटैक कर देते हैं, तो आकिताका के उन पर भी तीर चलाने पर उनके सर सीधा कट के दूर गिर जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और आकिताका उस विलेज में कुछ राइस खरीदने जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जीगो होता है। जीगो पहचान जाता है कि आकिताका 500 साल पहले खत्म हो चुकी अमीशी क्लैन का वारिस है। आकिताका उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है और वो आयरन बॉल दिखाते हुए पूछता है कि क्या जीगो को इस बॉल के बारे में कुछ पता है, जिसपे जीगो अजीब सा फेस बना के उसे मना कर देता है। पर जीगो उसे इतना जरूर बताता है कि पश्चिम दिशा में बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक जगह है जहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ फॉरेस्ट स्पिरिट रहती है और साथ ही बहुत से बीस्ट भी। जो भी इंसान वहाँ जाता है कभी लौटकर जिंदा वापस नहीं आ पाता। तो फिर अगले दिन आकिताका उस जंगल को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दूर पश्चिम दिशा के किसी पहाड़ में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लेडी के ऑर्डर पर वहाँ 2 वुल्फ्स पे फायर कर देते हैं। उनमें से एक वुल्फ के ऊपर कोई बैठा हुआ भी था। तभी वहाँ पे उन दोनों वुल्फ्स की मदर आ जाती है और उन लोगों पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से कुछ लोग उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ खड़ी वो लेडी मदर वुल्फ पे फायर कर देती है, जो सीधा जाके मदर वुल्फ के शोल्डर पे लग जाती है और मदर वुल्फ भी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। एक आदमी खुश होकर बोलता है कि हमने उसे फाइनली मार दिया। तो वो लेडी उसे कहती है मत भूलो, वो वुल्फ एक गॉड है, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। नदी में आकिताका को उन पहाड़ों से गिरे 2 लोगों की बॉडी मिलती है। लकीली उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, तो आकिताका उन्हें किनारे पर ले जाता है। तभी आकिताका को एक जगह वो घायल मदर वुल्फ दिखती है, जिसके पास उसके वो 2 बेबी वुल्फ्स और एक लड़की आती है। दोस्तों ये वही लड़की थी जो ऊपर पहाड़ में इन बेबी वुल्फ्स के ऊपर बैठकर उन लोगों का सामना कर रही थी। वो लड़की मदर वुल्फ की बॉडी से पॉइजन निकालने की कोशिश करती है। तभी उन्हें आकिताका दिख जाता है। आकिताका झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल के उन्हें अपना नाम बताते हुए कहता है कि क्या वो सब एंशिएंट गॉड्स है और क्या ये वही जगह है जहाँ फॉरेस्ट स्पिरिट रहती है। पर वो लड़की उन वुल्फ्स के साथ वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते आकिताका को यहाँ से वापस चले जाने को कहती है। तभी आकिताका को माउंटेन से गिरे आदमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो उसे वहाँ जाके पता चलता है कि वो आदमी जिसका नाम कोरोको होता है एक कोडामा को देख के डर रहा था। कोडामा एक व्हाइट कलर का टाइनी सा क्रिएचर था जो बड़े ही क्रीपी वे में अपना सर घुमा रहा था। आकिताका कोरोको को कोडामा से डरने को मना करता है और कहता है कि ये एक ट्री स्पिरिट है, इसके यहाँ होने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट हेल्दी है। तभी वहाँ पे अचानक ढेर सारे कोडामा अपीयर हो जाते हैं। आकिताका एक कोडामा से जंगल से गुजरने का रास्ता पूछता है, तो वो कोडामा उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलता है और पीछे पीछे वो सभी इवन बाकी सभी कोडामा भी मस्त एंजॉय करते हुए उन्हें फॉलो कर रहे थे। तभी आकिताका को दूर एक जगह एक बड़ा ही डिवाइन सा बारहसिंगा दिखता है, जिसकी प्रेजेंस से अचानक आकिताका के कर्स्ड हाथ को न जाने क्या होने लग जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोर जोर से धड़कने लगता है। आकिताका अपना हाथ पानी में डाल के उसे काबू में लाने की कोशिश करता है। तब तक वो बारहसिंगा वहाँ से चला जाता है। आकिताका का हाथ भी शांत हो जाता है। इसके बाद आकिताका वापस उन लोगों के साथ ट्रैवल करना शुरू कर देता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे अचानक से उसकी सारी थकान मिट गई हो। कोरोको का भी पहाड़ से गिर के हाथ टूट गया था, पर उसका हाथ एकदम से ठीक हो जाता है जैसे अभी अभी कुछ चमत्कार हुआ हो। दोस्तों हो ना हो, ये पक्का उस डिवाइन बारहसिंगा की प्रेजेंस की वजह से ही हुआ होगा। थोड़ी देर में आकिताका कोरोको और उसके साथी के टाउन तक पहुंच जाता है, जो कि एक आयरन मिल थी जहाँ बड़े ही जोरों शोरों से काम चला हुआ था। आयरन टाउन के लोग कोरोको को जिंदा देखे हैरान और बहुत खुश हो जाते हैं। कोरोको सबको बताता है कि आकिताका ने उसकी जान बचाई है। गोंजा जो कि इस टाउन के सोल्जर्स का कमांडर होता है, उसे आकिताका पे थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ये अजनबी उस फॉरबिडन फॉरेस्ट से जिंदा कैसे आ पाया, वो भी अपने साथ 2 और जख्मी लोगों को लेके। तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जिसने मदर वुल्फ पे शूट करा था। दोस्तों इस लेडी को सभी लेडी इबोशी कह के बुलाते हैं और यही इस आयरन टाउन की लीडर है। लेडी इबोशी अपने आयरन टाउन में आकिताका का वेलकम करती है। डिनर करते वक्त आकिताका को वहाँ के लोगों से पता चलता है कि उनकी पिछले टाउन के नीचे का सारा आयरन खत्म हो चुका था। तो लेडी इबोशी ने यहाँ माउंटेन से आयरन माइन करने का सोचा, पर एक बोर गॉड जिसका नाम नागो था जो कि इस फॉरेस्ट की रक्षा करता था, लेडी इबोशी के रास्ते का कांटा बन के खड़ा था। फिर एक दिन लेडी इबोशी ने अपने वॉरियर्स के साथ नागो पे अटैक कर दिया और उसे मार मार के जंगल से भगा दिया और इस माउंटेन पे अपनी आयरन मिल एस्टेब्लिश कर ली। गाइस अब तो आप समझ गए होंगे कि वो सुअर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो और कोई नहीं बल्कि नागो था। इंसानों ने ही उसे एक गॉड से एक डीमन बना दिया था, उसके जंगल को भी तबाह करके रख दिया, इसलिए वो इंसानों से इतनी नफरत करता था। सीन शिफ्ट होता है और हम आकिताका को लेडी इबोशी के पास नागो से मिला हुआ कर्स मार्क दिखाते हुए देखते हैं। इसके बाद लेडी इबोशी उसे अपने एक सीक्रेट प्लेस में ले जाती है जहाँ लेडी इबोशी के हथियार डिजाइन करने वाले वर्कर्स काम कर रहे थे। इन सभी वर्कर्स ने अपनी पूरी बॉडी किसी मम्मी की तरह बैंडेजेस से कवर करके रखी हुई थी। लेडी इबोशी आकिताका को अपनी ब्रांड न्यू राइफल दिखाती है जो उसने सभी फॉरेस्ट गॉड्स को मारने के लिए स्पेशल डिजाइन करवाई थी। ये सब देख के गुस्से से आकिताका लेडी इबोशी को कहता है कि पहले तो तुमने बोर गॉड नागो से उसका जंगल छीन लिया, फिर तुमने बोर गॉड नागो को डीमन बना दिया, अब तुम इन सब चीजों के लिए और भी घातक हथियार बना रही हो, तुम और कितनी नफरत इस दुनिया में पैदा करोगी। तभी आकिताका का हाथ फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने आप आकिताका की स्वॉर्ड लेडी इबोशी को मारने के लिए बाहर निकालने लगता है, पर आकिताका किसी तरह उसे रोके रखता है। शायद नागो की इस कर्स में अभी भी नागो की विल बाकी थी, तो वो लेडी इबोशी को जान से मारना चाहती थी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जो कि पूरी तरह ही बैंडेजेस से कवर था आकिताका से कहता है कि वो लेडी इबोशी से बदला ना ले। गाइस इस ओल्ड मैन को और यहाँ के बाकी सभी वर्कर्स को लेप्रोसी नाम की बीमारी थी जो कि एक तरह का चरम रोग है। आगे
ये ओल्ड आदमी कहता है कि लेडी इबोशी इकलौती थी जिसने हम लेप्रोस को भी इंसान समझा और हमारे फ्लैश को वॉश करके इसमें बैंडेजेस लगाई। सीन शिफ्ट होता है। लेडी इबोशी आकिटाका से कहती है कि आकिटाका यहीं रुक जाए और फॉरेस्ट स्पिरिट को मारने में लेडी इबोशी की मदद करे, क्योंकि अगर एक बार फॉरेस्ट स्पिरिट ही मर गई तो इस जंगल के एंशिएंट गॉड्स एक आम जानवर बन के रह जाएंगे। फिर लेडी इबोशी आसानी से वुल्फ्स को मार के इस पूरे जंगल को खत्म करके आयरन मिल में बदल देगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरन मिल बन जाएगी। साथ ही लेडी इबोशी बताती है कि वुल्फ्स के मरने के बाद प्रिंसेस मोनोके भी ह्यूमन बन जाएगी। गाइस, प्रिंसेस मोनोके वही लड़की है जो वुल्फ्स के साथ थी। वो उस एंशिएंट गॉड मदर वुल्फ की बेटी है। थी तो वो एक ह्यूमन, पर क्योंकि उसकी परवरिश बचपन से एंशिएंट गॉड्स ने की थी इसलिए वो भी एक गॉड ही थी। इसके बाद लेडी इबोशी आकिटाका को कहती है कि ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्ट स्पिरिट का ब्लड कुछ भी ठीक कर सकता है, शायद वो आकिटाका का कर्ज भी ठीक कर दे। ये सब सुन के आकिटाका बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वहाँ की औरतों को मिल में काम करता हुआ देखता है तो वो कुछ देर के लिए उनकी मदद करने आ जाता है। सारी औरतें आकिटाका को देख के खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस मोनोके वुल्फ्स के साथ आयरन टाउन पे अटैक कर देती है। गार्ड्स उस पे हमला कर देते हैं पर वो गोलियों से बचते हुए अकेली सीधा टाउन के अंदर घुस जाती है। उसका मकसद लेडी इबोशी को जान से मारना था। रास्ते में उसे आकिटाका मिलता है और वो उस पे भी हमला कर देती है। आकिटाका उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी वहाँ ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं तो प्रिंसेस मोनोके एक रूम में जाके छिप जाती है। तभी नीचे लेडी इबोशी अपने साथ सिर्फ 2 औरतों की सिक्योरिटी लेके ओपनली खड़ी हो जाती है और प्रिंसेस मोनोके को ललकारती है कि हिम्मत है तो इन 2 औरतों को हरा के मुझे मार के दिखाओ। प्रिंसेस मोनोके सामने आ जाती है। गाइस, ये लेडी इबोशी का एक ट्रैप था, क्योंकि लेडी इबोशी के गार्ड्स अपनी राइफल लेके चुपके से प्रिंसेस मोनोके को घेरे हुए थे। आकिटाका ये सब देख प्रिंसेस मोनोके को वार्न करता है कि एक ट्रैप है, नीचे मत जाना। पर प्रिंसेस मोनोके आकिटाका की बात नहीं सुनती और लेडी इबोशी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लेडी इबोशी के गार्ड्स प्रिंसेस मोनोके पे फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसेस मोनोके रोल होते हुए रूफ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गार्ड्स उसे जान से मारने को उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर तभी आकिटाका आके प्रिंसेस मोनोके को होश में लाता है। पर होश में आते ही प्रिंसेस मोनोके आकिटाका पे ही हमला कर देती है और अपने एक हाथ में नाइफ पकड़े हुए सभी गार्ड्स को क्रॉस करता हुआ सीधा लेडी इबोशी की तरफ भागती है। पर लेडी इबोशी ने भी अपने पास एक स्वॉर्ड छुपा के रखी थी और दोनों में जानलेवा फाइट होने लगती है। ये सब देख आकिटाका भी गुस्से से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उसके कर्स्ड हाथ से कुछ डेविलिश पावर्स निकल रही होती है। कमांडर अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है पर आकिटाका इजीली उसकी तलवार बेंड करके आगे बढ़ता रहता है और सभी गार्ड्स को बिना कुछ करे क्रॉस करता हुआ सीधा लेडी इबोशी और प्रिंसेस मोनोके को जाकर रोकता है। प्रिंसेस मोनोके आकिटाका के चंगुल से छूटने के लिए उसका हाथ काटती है, पर तभी आकिटाका के हाथ से वो डार्क एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखे प्रिंसेस मोनोके और बाकी सभी गांव वाले भी डर जाते हैं। आकिटाका गांव वालों को समझाता है कि नफरत ऐसी दिखती है, फियर और एंगर बस इसे बढ़ाने का ही काम करते हैं। तभी लेडी इबोशी नाइफ से आकिटाका पे हमला करती है और आकिटाका लेडी इबोशी और प्रिंसेस मोनोके दोनों को मार के बेहोश कर देता है और लेडी इबोशी को टाउन के लोगों को पकड़ा के प्रिंसेस मोनोके को लेके चुपचाप आयरन टाउन से जाने लगता है। पर एक लेडी आकिटाका को वार्न करती है कि लेडी इबोशी के साथ ऐसा सुलूक करने के बाद इतनी आसानी से आकिटाका यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगर आकिटाका ने एक भी कदम बाहर की ओर बढ़ाया तो वो उसे शूट कर देगी। पर आकिटाका उसे इग्नोर करता हुआ बाहर की ओर जाने लगता है। वो लेडी आकिटाका पे शूट करने से घबरा रही थी, पर तभी गलती से उसे राइफल का ट्रिगर हिट हो जाता है और गोली सीधा आकिटाका की बॉडी के आर पार हो जाती है। गोली लगने के बावजूद आकिटाका चल रहा होता है और उसका काफी खून निकल रहा था। ये सब देख के सभी हैरान रह जाते हैं। आकिटाका के गांव से बाहर निकलते ही वहाँ गुस्से से उसकी तरफ वो 2 बेबी वुल्फ्स बढ़ते हैं, पर आकिटाका उन्हें शांत करते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रिंसेस मेरे पास सुरक्षित है। इसके बाद वो अपने डियर याकुल पे प्रिंसेस मोनोके के साथ बैठता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। पीछे पीछे वो 2 बेबी वुल्फ्स भी उसे फॉलो कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रिंसेस मोनोके को होश आ जाता है। आकिटाका की हालत अब तक बहुत खराब हो चुकी थी और वो याकुल से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही वो वुल्फ आकिटाका पे टूट पड़ता है तो प्रिंसेस मोनोके उसे रोकती है और कहती है कि ये मरने वाला है। प्रिंसेस मोनोके आकिटाका से पूछती है कि आकिटाका ने उससे लेडी इबोशी को मारने से क्यों रोका, जिसपे आकिटाका कहता है कि वो बस प्रिंसेस मोनोके की ही जान बचा रहा था। जिस पर प्रिंसेस मोनोके कहती है कि मैं मरने से नहीं डरती, ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। मैं तुम ह्यूमंस को फॉरेस्ट से दूर भगाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस मोनोके आकिटाका को मारने के लिए आकिटाका की स्वॉर्ड निकाल के उसके ही गले पे पॉइंट कर देती है, पर आकिटाका कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुन के प्रिंसेस मोनोके हैरान होकर घबराते हुए पीछे हो जाती है। तभी वहाँ पे एप्स का झुंड आ जाता है और वुल्फ से कहने लगता है कि उस ह्यूमन को हमारे हवाले कर दो, पर वुल्फ्स उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद प्रिंसेस मोनोके आकिटाका को लेके लेक के उस पार ले जाती है और आकिटाका के पास एक प्लांट लगा के वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत ही जाइंट ट्रांसल्यूसेंट क्रीचर को देखते हैं जो कि किसी ह्यूमन की तरह चल रहा था। गाइस, यही फॉरेस्ट स्पिरिट थी। इसे देखे सभी कोडामा अपना सर हिलाने लगते हैं। वहीं हम जीगो को अपने कुछ साथियों के साथ भालू की बेच में छिपे देखते हैं। जी हाँ, वही जीगो जिसने इस जगह के बारे में आकिटाका को सबसे पहले बताया था। दोस्तों, असल में यहाँ के एम्परर का मानना था कि फॉरेस्ट स्पिरिट के सर को खाने से वो हमेशा के लिए अमर हो सकता है। जीगो और उसकी टीम वेस्ट के सबसे खूंखार शिकारी थे, इसलिए एम्परर ने जीगो को फॉरेस्ट स्पिरिट
स्पिरिट का सर लाने के लिए साइन करा था। जीगो बताता है कि ऐसा माना जाता है कि रात के समय फॉरेस्ट स्पिरिट इस विशाल नाइट वॉकर में कन्वर्ट हो जाती है और सूर्य उदय होते ही वापस नॉर्मल होके एक बारासिंगा की फॉर्म ले लेती है। तभी फॉरेस्ट स्पिरिट नाइट वॉकर से बारासिंगा में कन्वर्ट होके आकिताका के पास लगाए प्रिंसेस मोनोके के प्लांट की तरफ आती है। गाइस मतलब उस रात आकिताका ने जिस डिवाइन बारासिंगा को देखा को टच करते ही वो प्लांट मुरझा जाता है। गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉरेस्ट स्पिरिट गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह जीगो को छिपके सुअर के झुंड को जंगल की तरफ आता हुआ देखते हैं। उसमें से एक सुअर को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सुअर लॉर्ड ओकोटो है जो कि 100 साल पहले मर चुका था, पर लॉर्ड ओकोटो तो अभी भी जिंदा है। दोस्तों लॉर्ड ओकोटो बोर गॉड था जो कि बोर क्लैन का लीडर है। वहीं सुबह होने पे आकिताका की भी आंख खुलती है और वो देखता है कि बुलेट से उसे जो जख्म हुआ था वो सरप्राइजिंगली पूरी तरह से ठीक हो चुका था। गाइस इसका मतलब आकिताका का वुंड फॉरेस्ट स्पिरिट ने हील करा था, पर आकिताका का कर्स्ड मार्क अब भी वैसे का वैसा ही था। तभी वहाँ पे प्रिंसेस मोनोके आ जाती है और आकिताका को बताती है कि याकुल सारी रात आकिताका के होश में आने का वेट करता रहा। आकिताका प्रिंसेस मोनोके से पूछता है कि उसे याकुल का नाम कैसे पता चला, जिसपे प्रिंसेस मोनोके कहती है कि याकुल ने उसे ये खुद बताया और साथ ही याकुल ने आकिताका के बारे में प्रिंसेस मोनोके को सब कुछ बता दिया है। इसके बाद प्रिंसेस मोनोके आकिताका को फ्लैश खाने को देती है, पर आकिताका इतना वीक था कि उसे ये चबाया तक नहीं जा रहा था। तो ये देख के प्रिंसेस मोनोके खुद वो फ्लैश चबा के अपने मुंह से आकिताका के मुंह में डालने लगती है। तभी प्रिंसेस मोनोके नोटिस करती है कि आकिताका की आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहाँ में पूरी की पूरी बोर क्लैन आ जाती है और मदर वुल्फ से कहती है कि वो यहाँ ह्यूमंस को मारने आए हैं ताकि वो इस फॉरेस्ट को सेव कर सके। साथ ही वो मदर वुल्फ से पूछते हैं पर तुम्हारे साथ एक ह्यूमन क्या कर रहा है, इस पे प्रिंसेस मोनोके कहती है कि खुद फॉरेस्ट स्पिरिट ने इसकी जान बचाई है, ये आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। ये सुन के सभी बोर गुस्सा हो जाते हैं कि इस फॉरेस्ट की गार्डियन फॉरेस्ट स्पिरिट ने एक ह्यूमन की जान बचाई। तभी आकिताका बोर से कहता है कि उन्हीं में से एक सुअर जिसका नाम नागो था उसे आकिताका ने जान से मार दिया है। वो एक डेमन बन गया था और आकिताका के विलेज पे अटैक करने आया था। आकिताका उन्हें अपना कर्स मार्क दिखाते हुए कहता है कि ये कर्स मार्क उसे नागो ने दिया है और वो सिर्फ इससे मुक्ति पाने के लिए ही यहाँ इस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट स्पिरिट की मदद मांगने आया है। तभी वहाँ पर बोर गॉड लॉर्ड ओकोटो आ जाता है और प्रिंसेस मोनोके देखती है कि ओकोटो तो अब अंधा हो चुका है। लॉर्ड ओकोटो आकिताका के कर्स मार्क को सुनकर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, मुझे शर्म आ रही है कि नागो जैसा डीमन हमारी नस्ल से आया। आकिताका लॉर्ड ओकोटो से पूछता है कि नागो के इस कर्स से मुक्ति पाने का क्या कोई रास्ता है, जिस पर लॉर्ड ओकोटो कहता है कि इस फॉरेस्ट को छोड़ के चले जाओ क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद लॉर्ड ओकोटो अपने सभी बोर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को लेडी एबुशी के साथ एक डील करते हुए देखते हैं कि अगर लेडी एबुशी ने एम्परर के लिए फॉरेस्ट स्पिरिट का सर कलम करने में जियो की मदद की तो जियो अपनी टीम के साथ लेडी एबुशी की उसके दुश्मन लॉर्ड असानो पर हमला करने में मदद करेगा। अब क्योंकि लेडी एबुशी भी फॉरेस्ट स्पिरिट की मौत चाहती थी तो वो इस डील को मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लेडी एबुशी अपने टाउन की सभी वीमेन के साथ एक मीटिंग करती है जहाँ वो बताती है कि कल वो टाउन के सभी मैन और जिगो के साथ फॉरेस्ट स्पिरिट को मारने जा रही है। हो सकता है कि आयरन टाउन को खाली देख लॉर्ड असानो आयरन टाउन पे हमला करे, तब सभी वुमेन को यहीं रुक के यहीं रह के आयरन टाउन को प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकिताका की नींद टूटती है और वो अपने सामने प्रिंसेस मोनोके को सोता हुआ देखता है। आकिताका मदर वुल्फ के पास जाता है और उससे कहता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ जंगल में क्यों नहीं रह सकते, हम इस फाइट को अभी खत्म क्यों नहीं कर सकते। जिस पर मदर वुल्फ कहती है कि ह्यूमंस फाइनल बैटल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जल्द ही उनकी गन से हम और हमारा ये जंगल खत्म हो जाएगा। जिस पर आकिताका कहता है कि प्रिंसेस मोनोके का क्या उससे भी तुम अपने साथ मरने दोगी। ये सुनकर मदर वुल्फ गुस्से से उसे कहती है कि मोनोके मेरी बेटी है, वो वुल्फ ट्राइब से है, जब फॉरेस्ट मर जाएगा तो उसे भी उसी के साथ मरना होगा। जिस पर आकिताका उसे कहता है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, वो कोई वुल्फ नहीं बल्कि एक इंसान है। ये सुनकर मदर वुल्फ गुस्से से कहती है कि उस लड़की के माँ बाप जब मैंने उन पर हमला किया तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी नन्ही बेटी को मेरी तरफ फेंक दिया और खुद भाग गए। उसे खाने की जगह मैंने उसे अपने खुद के बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो ना ही एक ह्यूमन है और ना ही एक वुल्फ, भला वो उस दुनिया में तुम्हारे साथ कैसे जी पाएगी। जिस पर आकिताका कहता है कि मुझे नहीं पता, पर हम जीने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। मदर वुल्फ आकिताका को कहती है कि क्या तुम प्रिंसेस मोनोके की फोर्स ज्वाइन करके ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट करोगे। जिस पर आकिताका ना कहता है और कहता है कि इन सब से बस इस दुनिया में नफरत और ज्यादा बढ़ेगी। मदर वुल्फ आकिताका को कहती है कि वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी तुम्हारा कर्स मार्क बढ़ के तुम्हें जान से मार देगा। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और सुबह नींद से उठने पे आकिताका प्रिंसेस मोनोके को वहाँ पे नहीं पाता। इसके बाद आकिताका भी जंगल छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो अपना क्रिस्टल डैगर बेबी वुल्फ को देता जाता है कि ये मेरी तरफ से प्रिंसेस मोनोके को दे देना। गाइस शायद आपको याद हो कि ये वही क्रिस्टल डैगर है जो आकिताका के विलेज की लड़की ने उसे दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम सभी बोर्स को इकट्ठा होके ह्यूमंस को मारने के लिए आयरन टाउन की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस मोनोके और मदर वुल्फ देखते हैं कि लेडी एबुशी ने अपने वॉरियर्स के साथ मिलके बीच रास्ते में सभी बोर्स को मार गिराने का एक ट्रैप बनाया है। प्रिंसेस मोनोके मदर वुल्फ से कहती है कि बोर्स नहीं रुकने वाले,
उसे उनकी मदद करने जाना होगा। उसे लॉर्ड ओकोटो की आंखें बनना होगा। जिस पर मदर वुल्फ कहती है कि आकिटागा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। ये सुन के प्रिंसेस मोनोके कहती है कि मुझे उससे नफरत है, मुझे सभी ह्यूमन से नफरत है। तभी वहाँ पे वो बेबी वुल्फ आकर आकिटागा का दिया हुआ क्रिस्टल डैगर प्रिंसेस मोनोके को देता है, जो कि प्रिंसेस मोनोके को बहुत ही खूबसूरत लगता है और वो उसे अपने गले में लगा लेती है। मदर वुल्फ अपने दोनों बेबी वुल्फ्स को प्रिंसेस मोनोके के साथ जाने को कहती है और खुद फॉरेस्ट स्पिरिट से मदद मांगने निकल पड़ती है। प्रिंसेस मोनोके बोर्स के साथ फाइट ज्वाइन करती है और लॉर्ड ओकोटो का पता पूछती है। उधर आकिटागा को आयरन टाउन की तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई देती है, तो वो आयरन टाउन की तरफ घबराते हुए निकल पड़ता है। वहाँ पे वो देखता है कि कुछ समुराइज ने आयरन टाउन पे हमला कर दिया है। वो समुराई आकिटागा को देख के उस पे भी हमला कर देते हैं, पर आकिटागा किसी तरह बचता बचाता आयरन टाउन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वहाँ की औरतों से उसे पता चलता है कि लेडी एबोशी सभी आदमियों को लेके फॉरेस्ट स्पिरिट का सर काटने को गई है। तो लेडी एबोशी और सभी मेल वॉरियर्स के एब्सेंस में लॉर्ड असानो के समुराइज ने आयरन टाउन पे हमला कर दिया है। ये सुन के आकिटागा कहता है कि वो जल्दी ये मैसेज लेडी एबोशी तक पहुंचा के हेल्प लेके आता है। तब तक यह सभी औरतें इन समुराइज को रोक पाएगी, जिसपे वो सभी बड़ी बहादुरी के साथ हाँ कहती है। तो फिर आकिटागा लेडी एबोशी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच कुछ समुराई उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका एक तीर याकुल को लग जाता है। तो फिर आकिटागा उन चारों के चारों समुराइज को मार गिराता है। आकिटागा याकुल को यहीं रुकने को कहता है, पर याकुल नहीं रुकता और ऐसी हालत में भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। आकिटागा एक जगह पहुंचता है जहाँ सब धुआं धुआं था। आकिटागा देखता है कि वहाँ उन बोर्स की लाशों का ढेर लगा था, जो कि सभी जल के मर गए थे। लेडी एबोशी और जीगो ने इस एरिया में लैंड माइन्स बिछा के रखे थे और ये सभी बोर्स इस ट्रैप में फंस गए थे और ब्लास्ट में मारे गए। आकिटागा वहाँ पे आयरन टाउन के आदमियों को बताता है कि आयरन टाउन पे लॉर्ड असानो के समुराइज ने हमला कर दिया है। जीगो के हंटर्स उन सभी विलेजर्स को चुपचाप अपने काम पे वापस जाने को कहते हैं, जिसे सुन के आयरन टाउन के आदमियों को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आयरन टाउन हमारा है, लेडी एबोशी तक जल्दी मैसेज पहुंचाओ। आकिटागा एक आदमी से पूछता है कि क्या इन बोर्स के बीच कुछ वुल्फ्स और प्रिंसेस मोनोके भी थी, जिसपे एक दूसरा आदमी घबराते हुए कहता है कि हाँ, वो भी इसी ब्लास्ट में थी। तभी आकिटागा को एक वुल्फ की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक जगह बेबी वुल्फ को जिंदा बोर के नीचे दबा पाता है। आकिटागा उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी जीगो के हंटर आके आकिटागा के दोनों हाथों में पॉइजन नेडल मार देते हैं, जिससे आकिटागा भी बोर के नीचे दब जाता है। ये देखे आयरन टाउन के सभी आदमी जीगो के हंटर्स को मारने लगते हैं, क्योंकि उन हंटर्स को आयरन टाउन की कोई परवाह नहीं थी, पर इसके अपोजिट आकिटागा उनकी मदद कर रहा था। वो सभी आकिटागा और उस बेबी वुल्फ को मिलकर बोर के नीचे से बाहर निकालते हैं और आकिटागा उस बेबी वुल्फ के साथ लेडी एबोशी को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस मोनोके बेबी वुल्फ और लॉर्ड ओकोटो के साथ फॉरेस्ट स्पिरिट को ढूंढने निकले थे, क्योंकि लॉर्ड ओकोटो बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी वहाँ पे ढेर सारे बोर्स का झुंड आ जाता है। लॉर्ड ओकोटो देख तो नहीं सकता था, पर उसे स्मेल हो जाता है कि ये मेरे मरे वॉरियर्स हैं और वो खुशी से झूम उठता है कि मेरे वॉरियर्स मर के वापस जिंदा हो गए। प्रिंसेस मोनोके समझ आती है कि एक ट्रैप है, वो नकली बोर्स हैं जिनके अंदर ह्यूमंस हैं, जिन्होंने सिर्फ बोर्स की स्किन पहन के रखी है, इसलिए वो लॉर्ड ओकोटो को बोर्स की तरह स्मेल हो रहे हैं। प्रिंसेस मोनोके लॉर्ड ओकोटो को ये समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर लॉर्ड ओकोटो खुशी से पागल हो चुका था। अब तक उन सभी बोर्स की स्किन पहने ह्यूमंस ने लॉर्ड ओकोटो को घेर लिया था। तो बेबी वुल्फ प्रिंसेस मोनोके को कहता है कि लॉर्ड ओकोटो को छोड़ो और अब अपनी जान बचाओ, पर प्रिंसेस मोनोके उसे कहती है कि वो लॉर्ड ओकोटो को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगी। ये सभी लॉर्ड ओकोटो को नागों की तरह डीमन बना देंगे। प्रिंसेस मोनोके बेबी वुल्फ को कहती है कि तुम मदर वुल्फ के पास जाके उन्हें बताओ कि ह्यूमंस फॉरेस्ट स्पिरिट को मारने के लिए एक ट्रैप बना रहे हैं। तो फिर बेबी वुल्फ उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वो बोर्स की भेष में आए जीगो के हंटर्स लॉर्ड ओकोटो के अंदर आयरन बॉल इंजेक्ट कर देते हैं और लॉर्ड ओकोटो डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी से ठीक वैसे ही वॉर्म्स निकलने लगते हैं जैसे नागों के थे। प्रिंसेस मोनोके उन्हें हटाने की कोशिश करती है, पर वो उसे ही अपने अंदर जकड़ लेते हैं। इधर आकिटागा और बेबी वुल्फ को दूसरे बेबी वुल्फ की चीखने की आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ तेजी से भागते हैं। रास्ते में उन्हें लेडी एबोशी और जीगो मिलते हैं। आकिटागा लेडी एबोशी को बताता है कि लॉर्ड असानो ने तुम्हारे आयरन टाउन पे हमला कर दिया है और सभी औरतें खतरे में हैं। फॉरेस्ट स्पिरिट के बारे में भूलकर अपने लोगों को जाके बचाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कहकर आकिटागा जहाँ से बेबी वुल्फ के चीखने की आवाज आई थी उस ओर चला जाता है। लेडी एबोशी को अपने टाउन और अपनी वुमेन की सेफ्टी की पड़ी ही नहीं होती और उसकी प्रायोरिटी सिर्फ फॉरेस्ट स्पिरिट को मारना ही होता है। उधर आकिटागा मदर वुल्फ को नीचे बेहोश पड़ा पाता है। आकिटागा जोर से प्रिंसेस मोनोके को पुकारता है और प्रिंसेस मोनोके तक उसकी आवाज पहुंच जाती है और वो जोर से आकिटागा चिल्लाती है। तो फिर आकिटागा उसकी आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और देखता है कि उनके सामने लॉर्ड ओकोटो होता है, जो कि डीमन में कन्वर्ट हो चुका था। आशिटागा प्रिंसेस मोनोके को उन वॉर्म्स के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वो उसे बाहर निकाल पाता डीमन ओकोटो उसे दूर पटक देता है। इतने में मदर वुल्फ को होश आ जाता है और वो डीमन ओकोटो से प्रिंसेस मोनोके को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे फॉरेस्ट स्पिरिट अपनी बारहसिंगा वाली फॉर्म में आ जाती है, जिसके आते ही डीमन ओकोटो पे लगे वॉर्म्स अपने आप गल जाते हैं और फॉरेस्ट स्पिरिट लॉर्ड ओकोटो और मदर वुल्फ की लाइफ ले लेती है, क्योंकि उनका अब समय पूरा हो चुका था। तभी रात हो जाती है और फॉरेस्ट स्पिरिट नाइट वॉकर में कन्वर्ट होने लगती है, पर इससे पहले कि वो कन्वर्ट हो पाती लेडी एबोशी फॉरेस्ट स्पिरिट की गर्दन पे गोली मार
के उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ये देखी आगिताका और प्रिंसेस मोनोके शॉक रह जाते हैं। फॉरेस्ट स्पिरिट की बॉडी के अंदर से कुछ बबल सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाहर निकलता है और चारों तरफ तेजी से फैल जाता है और वो जिस भी चीज को टच करता है वो मरने लगती है, फिर चाहे वो ह्यूमन हो या पेड़ पौधे। गाइस, क्योंकि कोडामा हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी थी और अब फॉरेस्ट ही धीरे धीरे मुरझा रहा था, तो फॉरेस्ट के साथ साथ धीरे धीरे सभी कोडामा भी मरने लगते हैं। बबल से मदर वुल्फ का सर कट के अलग हो जाता है। गाइस, वुल्फ का सर धड़ से अलग होने के बाद भी कुछ देर तक काट सकता है, ठीक वैसा ही यहाँ होता है और मदर वुल्फ का सर सीधा जाके लेडी इबुशी को काट देता है। जिगो फटाफट आके फॉरेस्ट स्पिरिट का सर एक कंटेनर में बंद करके अपने साथियों के साथ उसे उठा के भागता है। चारों तरफ मौत के बबल्स ही बबल्स हो जाते हैं और वो सब कुछ तबाह करते हुए वापस मिलके धीरे धीरे एक डिमोनिक नाइट वॉकर की फॉर्म ले लेते हैं, जो कि सब कुछ तबाह करता हुआ अपना कटा हुआ सर ढूंढने लगता है। आगिताका जख्मी लेडी इबुशी की यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर रहा होता है, तो प्रिंसेस मोनोके गुस्से से उसे कहती है कि तुम हमेशा से उन्हीं की साइड थे, मुझे तुम सभी ह्यूमन से नफरत है। जिस पर आगिताका कहता है कि हाँ, मैं ह्यूमन हूँ और तुम भी। प्रिंसेस मोनोके फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से कहती है कि चुप रहो, मैं एक वुल्फ हूँ। आगिताका प्रिंसेस मोनोके की ऐसी हालत देख के उसे हग करने बढ़ता है, पर प्रिंसेस मोनोके उसे दूर रहने को कहती है और उसके सीने पे क्रिस्टल डैगर घुसा देती है। पर आगिताका प्रिंसेस मोनोके को हग करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं रोक ना सका। प्रिंसेस मोनोके रोते हुए आशिताका को कहती है कि सब खत्म हो गया, फॉरेस्ट तबाह हो चुका है। पर आगिताका कहता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, हम दोनों अभी भी जिंदा हैं, चलो बाकी सबकी मदद करते हैं। इधर वो डिमोनिक नाइट वॉकर बहुत ही बड़ा हो जाता है और अपने हजारों हाथ निकाल के अपना कटा हुआ सर ढूंढते हुए जंगल को तबाह करने लगता है। जिगो किसी तरह बचता बचाता वहाँ से भागता है। इधर आयरन टाउन में सभी वुमेन अपनी बहादुरी से अभी तक किसी भी समुराय को आयरन टाउन के अंदर कदम तक रखने नहीं दिया था। तभी वो दूर एक बहुत ही विशाल डिमन को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। गाइस, ये वही डिमोनिक नाइट वॉकर था जो फॉरेस्ट की लाइफ को चूस कर इतना बड़ा हो चुका था। तभी वहाँ आगिताका पहुँच जाता है और सभी वुमेन को सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि अपनी जान बचा के भागो। इसके बाद आगिताका फॉरेस्ट स्पिरिट के सर को ढूंढने निकल पड़ता है। आगिताका की बातें सुन के सभी वुमेन आयरन टाउन छोड़ के वहाँ से भागती है और अब तक नाइट वॉकर आयरन टाउन तक पहुँच गया था और वो उसे भी पूरी तरह तबाह कर देता है। दूसरी तरफ आगिताका और प्रिंसेस मोनोके जिगो को ढूंढ के उसे रोक लेते हैं और उसे फॉरेस्ट स्पिरिट का सर वापस करने को कहते हैं। पर जिगो कहता है कि सुबह होने ही वाली है और सुबह होते ही ये नाइट वॉकर अपने आप गायब हो जाएगा। आगिताका कहता है कि मुझे तुम्हें जान से मार देने के लिए मजबूर मत करो। तो जिगो आगिताका पे हमला कर देता है और अपने आदमियों को फॉरेस्ट स्पिरिट का सर लेके भागते हुए रहने को कहता है। इतने में नाइट वॉकर भी वहाँ पे पहुँच गया था और जिगो के आदमियों का रास्ता अपने हाथ से रोक लेता है। जिगो के आदमी सर वाला कंटेनर वहीं गिरा के वहाँ से चुपचाप कट लेते हैं। जिगो उस कंटेनर को पकड़ लेता है, पर अब तक नाइट वॉकर के लिक्विड ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। आगिताका कहता है कि किसी ह्यूमन हैंड को फॉरेस्ट स्पिरिट का सर वापस करना ही होगा। धीरे धीरे नाइट वॉकर का लिक्विड उनके और करीब आता जा रहा था। अगर नाइट वॉकर का वो लिक्विड उन्हें टच कर लेता तो वो भी मर जाते। तो फाइनली जिगो मान जाता है और आगिताका को फॉरेस्ट स्पिरिट का सर दे देता है। आगिताका और प्रिंसेस मोनोके के पूरी बॉडी में भी कर्स मार्क फैलने लगता है और वो दोनों फॉरेस्ट स्पिरिट का सर उठा के नाइट वॉकर को ऑफर करते हैं और आगिताका जोर से कहता है कि हे फॉरेस्ट स्पिरिट, अपना सर वापस लो और शांत हो जाओ। नाइट वॉकर अपनी बॉडी अपने सर से जोड़ने लगता है और उसके ऐसा करते ही वो नीचे गिर जाता है और फॉरेस्ट में समा जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है और जो जंगल मुरझा के तबाह हो चुका था वो धीरे धीरे फिर से खिलने लग जाता है और देखते ही देखते वापस हरा भरा हो जाता है। आगिताका और प्रिंसेस मोनोके के कर्स मार्क भी गायब हो जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट स्पिरिट चाहती थी कि वो दोनों अभी और जिए। इसके बाद प्रिंसेस मोनोके आगिताका को कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, पर इंसानों ने जो किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो इस पर आगिताका कहता है कि तुम फॉरेस्ट में ही रहो, मैं आयरन टाउन के लोगों के साथ रहता हूँ और उनका टाउन वापस बनाने में उनकी मदद करता हूँ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी इबुशी को देखते हैं जो कि कहती है कि विश्वास नहीं होता उन वुल्व्स और उनकी उस प्रिंसेस मोनोके ने हमारी जान बचाई। साथ ही लेडी इबुशी कहती है कि कोई आगिताका को ढूंढो, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और एंड में हम एक जंगल में एक कोडामा को जिंदा देखते हैं जो कि हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है, मतलब अब फॉरेस्ट में सब कुछ फिर से ठीक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमेशा की तरह मूवी तो खत्म हो गई, पर कुछ बातें करनी अभी बाकी है। सबसे पहले तो जरा मैं आपको उस लड़की के बारे में याद दिलाता हूँ जिसने आगिताका को विलेज छोड़ता जाता देख अपना क्रिस्टल उसे दिया था। गाइस, इस लड़की के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस लड़की का नाम काया है। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंग्लिश डब में इस काया को आगिताका की मुंह बोली बहन बताया है, पर जापानीज डब में इसे आगिताका की फियांसे बताया है जो कि आगिताका से बहुत प्यार करती थी। साथ ही दोस्तों, अमीशी ट्रेडिशन में एक लड़की क्रिस्टल डैगर किसी ऐसे लड़के को देती है जिसे वो अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना
चाहती हो। और गाइस यही नहीं, इस एनिमे के राइटर हयाओ मियाजाकी का तो ये तक कहना था कि काया ऑलरेडी आकिताका से प्रेग्नेंट थी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेटर ऑन यही क्रिस्टल डैगर आकिताका ने प्रिंसेस मोनोके को दिया। अब इससे क्या समझे, जो क्रिस्टल डैगर इतने प्यार से काया ने आकिताका को दिया था ताकि काया आकिताका को हमेशा याद रहे, वो इतनी आसानी से आकिताका ने प्रिंसेस मोनोके को दे दिया। क्या ये ठीक था? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक सवाल दोस्तों ये भी है कि मूवी के एंड में कर्ज से मुक्ति पाने के बाद आकिताका वापस अपने विलेज क्यों नहीं गया? गाइस इसका रीजन ये माना जाता है कि उसके एमिशी विलेज के लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। शायद उसके अकॉर्डिंग अगर एक बार कोई एमिशियन बाहरी दुनिया में चला गया तो फिर वो विलेज कभी वापस नहीं आ सकता। गाइस शायद इसीलिए वाइस वुमेन ने आकिताका को कहा था कि अब चाहे आकिताका का जो भी फेट हो पर वो उनके लिए मर चुका है। तो क्योंकि आकिताका अपने विलेज तो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए वो आयरन टाउन के लोगों के साथ ही रहने का फैसला लेता है। अब बात करते हैं कि भला फॉरेस्ट स्पिरिट ने मदर वुल्फ और लॉर्ड ओकोटो की लाइफ क्यों ली? गाइस फॉरेस्ट स्पिरिट गॉड ऑफ डेथ एंड लाइफ है। फॉरेस्ट स्पिरिट के हिसाब से मदर वुल्फ और लॉर्ड ओकोटो का रोल इस दुनिया में पूरा हो चुका था, सो शी टुक देयर लाइफ एंड बाय द वे इट्स अ पार्ट ऑफ अ नेचर। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना तो है ही, सो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें कुछ गलत नहीं था। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि इससे अच्छा फॉरेस्ट स्पिरिट लेडी इबुशी और उसके वॉरियर्स को उठा लेती, पर भगवान की माया भगवान ही जाने, चाहे वो लोग बुरे क्यों ना हो, पर शायद उनका टाइम अभी नहीं आया होगा तो फॉरेस्ट स्पिरिट ने उन्हें कुछ नहीं किया। पर हाँ जब फिर फॉरेस्ट स्पिरिट का रौद्र रूप जाग उठा तब उसने किसी को भी नहीं बख्शा, जो भी उसके रास्ते में आया सब तबाह हो गया। दोस्तों मूवी का सबसे बड़ा क्वेश्चन आखिर आकिताका किसकी साइड था? ना ये लेडी इबुशी को समझ आया, ना ये प्रिंसेस मोनोके को, ना ही जिगो को, और ना ही आयरन टाउन के लोगों को, और सबसे बड़ी बात ना ही आप लोगों को। गाइस आकिताका किसी की भी साइड नहीं था, वो वायलेंस के सख्त खिलाफ था। उसका मानना था कि वायलेंस से इस दुनिया में बस हेट्रेड बढ़ेगी, इसलिए उसने दोनों साइड से इस युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की पर रोक ना सका। फाइनली बात करते हैं मूवी में छिपे डीप मीनिंग्स की। गाइस आप लोगों को तो अच्छे से पता लग ही गया होगा कि इस मूवी के जरिए राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। सबसे पहले तो इस मूवी में हमें बहुत ज्यादा हेट्रेड देखने को मिलती है। हेट्रेड ने इंसान हो या जानवर सबको खा के रखा है। आकिताका इस हेट्रेड को खत्म करने की राह में निकला था और शायद एट लास्ट वो इसमें थोड़ा कामयाब भी रह जाता है, पर नफरत को पूरी तरह कौन ही खत्म कर पाया है। मूवी में हमें हेट्रेड से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छे से बताया है, तो हम सभी को इस दुनिया से नफरत थोड़ी कम करके प्यार और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या रखा है एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में। साथ ही एनिमे हमें ये मैसेज भी देती है कि हम इंसानों ने हमें प्राण वायु देने वाले जंगल और उनमें रहने वाले मासूम जानवरों का क्या हाल करके रखा है। पर हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो भी हमें बख्शने वाला नहीं है। जैसा कि मूवी में हुआ, इंसानों ने फॉरेस्ट को तबाह करके रखा था और ना जाने कितने जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार गिराया। अरे उन्होंने तो वन देवता यानी फॉरेस्ट स्पिरिट तक को नहीं छोड़ा, पर जब एक बार फॉरेस्ट स्पिरिट का गुस्सा उन पे बरसा तो फॉरेस्ट स्पिरिट ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। रियल वर्ल्ड में भी हमें प्रकृति का ऐसा कहर देखने को मिलता रहता है, कभी फ्लड्स तो कभी भूकंप और फिर ये कोरोना वायरस। शायद हम सभी ये समझ सकते हैं कि कुछ इंसानों के द्वारा किए गए पापों का नतीजा हम सभी को भुगतना पड़ जाता है। फिर नेचर ये नहीं देखता कि कौन अच्छा है या कौन बुरा, फिर वो सब पर बराबर टूट के पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाती है।